नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको आज का महत्वपूर्ण मुद्दा बताते हैं। सवाल 10 बजे में आज सुलगता हुआ सवाल मिडिल ईस्ट को लेकर है। आसमान से बरसता बारूद और दुनिया के सामने खुद को चौधरी के रूप में पेश करने वाले अमेरिका की वो सनक जो पूरी इंसानियत को तीसरे विश्व युद्ध की भट्टी में झोंकने पर आमादा है। सवाल बड़ा है कि असली गुंडा है कौन? वो ईरान जिसने अपनी संप्रभुता के लिए अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर को खाक में मिला दिया, या वो अमेरिका जो दुनिया के नक्शे से एक पूरे मुल्क का वजूद मिटाने की खौफनाक कसम खा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर दहाड़ते हुए ऐलान कर दिया कि मिडिल ईस्ट का गुंडा मर चुका है और अब डील का वक्त खत्म हो गया है। लेकिन सुपर पावर होने का मतलब ये कतई नहीं कि आप जब चाहे जिस मुल्क पर चाहे तबाही का परवाना लिख दें। क्या अपाचे का गिरना सिर्फ एक बहाना है और असली मकसद ईरान को पूरी तरह तबाह करके मिडिल ईस्ट के तेल और ताकत पर कब्जा जमाना है? क्या ट्रंप की ये बारूदी जिद दुनिया को महाविनाश की तरफ ले जा रही है? अपाचे के मलबे से उठी आग अभी ठंडी भी नहीं हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर ताबड़तोड़ बारूद बरसा दिया। अब आपको बता दें कि कैसे आसमान में जलकर सुपर पावर का गुरूर खाक हुआ है और शुरू हो गया महाविनाश का वो काउंटडाउन जिसकी जद में पूरी दुनिया है। ईरान के IRGC ने अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर को क्या गिराया? वॉशिंगटन से लेकर के तेहरान तक हलचल बढ़ती हुई नजर आई। अब कुछ डिटेल्स आपको देते हैं। ट्रंप के 3 खौफनाक ऐलान क्या थे, जिसके बाद तस्वीर गहराई है। पहला ऐलान, ईरान की सेना अंदर से पूरी तरीके से खोखली हो चुकी है। इसके अलावा ईरानी नौसेना और वायुसेना अब कोई अस्तित्व उसका बचा नहीं है, कोई आधार नहीं बचा हुआ है। इसके साथ ही साथ ये भी पहलू सामने आता है जिसमें ईरान में अब अमेरिका के सामने खड़े होने का दम नहीं है, उसके सामने स्टैंड करने का, इस जंग में बने रहने का, टिके रहने का कोई दम नहीं बचा है। दूसरा ऐलान जिसमें ईरान सिर्फ बातें करता है, एक्शन नहीं ले पाता, उसको लेकर कुछ कर नहीं पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ जबानी तीर छेड़े जा रहे हैं। ईरान की पूरी ताकत खत्म हो गई है। इसके अलावा दूसरे ऐलान में एक पहलू ये भी कहता है कि ईरान अपनी पूरी ताकत खो चुका है। इसके साथ ही तीसरा ऐलान सबसे अहम हो जाता है। महाविनाश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आए हैं। ईरान ने सुनहरा मौका गवा दिया है। जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी वो ईरान ने अपने हाथों से स्लिप कर दी है। ईरान ने बातचीत और समझौते का आखिरी रास्ता भी बंद कर दिया है। अब एक ही रास्ता बचता है, वो है महाविनाश का। ईरान समझौते में देरी करते हुए नजर आए, जिसकी कीमत ईरान को अब चुकानी ही होगी, ये कहते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए। अब ईरान को खौफनाक नतीजे भुगतने पड़ेंगे। इस विध्वंस के लिए खुद ईरान जिम्मेदार होगा। अब ईरान को खौफनाक नतीजे भुगतने होंगे, साथ ही ईरान को पूरी तरह तबाह करके ही मानेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ये पक्ष रख रहे हैं, यानी कि आप ईरान को पूरी तरीके से मिटाने के लिए अब लगातार ये बयानबाजी सामने आ रही है। ये तबाही सिर्फ एक ट्रेलर है। कूटनीति के बंद दरवाजे, बंद होते हुए दरवाजे और ट्रंप की इस बारूदी सनक ने दुनिया भर के बाजारों और कूटनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। सवाल यही है कि क्या इस बारूदी जिद का अंजाम सिर्फ और सिर्फ महाविनाश है? महायुद्ध का ट्रिगर ऑन हो चुका है। अब एक गलत कदम और पूरी तरीके से महाविनाश इसके जरिए आएगी। कुछ डिटेल्स आपके सामने। महायुद्ध का ट्रिगर और इसके बाद तस्वीर कैसे बनती है? ईरान के IRGC ने मार किया अपाचे हेलीकॉप्टर को, मार गिराया। अब इसके बाद की स्थिति, अपाचे हेलीकॉप्टर गिरते ही यूएस ने ईरान पर ताबड़तोड़ बम गिराए। अब महायुद्ध के इस मुहाने पर डील का वक्त हमेशा के लिए खत्म हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पैसा लगाया गया, समय दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी आपने समन्वय नहीं करवाया। इस बीच एक बड़ी खबर, अमेरिका का ईरान पर फिर से बहुत बड़ा हमला हुआ है। हमला जिसमें जानकारी मिल रही है दूसरी रात ये हमला किया गया। ईरान पर लगातार हमले जारी है। एक साथ हमले 24 घंटे के भीतर ईरान पर फाइटर जेट्स
के जरिए अटैक किया गया। सेंटकॉम ने ईरान पर हमले की पुष्टि की है। इस बीच ये बड़ी खबर सामने आना, ये तस्वीर दिखना जिसमें अमेरिका एक बार फिर से हमले करते हुए नजर आ रहा है और ये दूसरी रात भी ईरान को टारगेट पर लिया गया है। ये तस्वीरें अपने आप में बानगी दे रही है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त किस तरीके से फपलाए हुए और किस तरीके से गुस्साए हैं, और एक आक्रोश डोनाल्ड ट्रंप का जो नजर आ रहा है। सेंटकॉम ने ईरान पर हमले की बाकायदे पुष्टि कर दी है, ऑन रिकॉर्ड्स इसे बताया है। साथ ही 24 घंटे के भीतर ईरान पर फाइटर जेट्स के जरिए अटैक किया गया। ये तस्वीरें जो मेरे इर्द गिर्द आप देख पा रहे होंगे, इसमें स्पेशली इस बात का एक नमूना रखा गया है कि अमेरिका अब अलग मोड पर एक्टिव हो चुका है। अब महाविनाश की ओर अग्रसर डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, जिसमें ईरान में कई जगहों पर हमले किए गए। कहा गया कि अब समन्वय का, बातचीत का समय गवा चुका ईरान और अब कोई रास्ता बातचीत का, शांति का नजर नहीं आ रहा है। तो आखिर क्या होगा मिडिल ईस्ट में, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेजर विराट मिश्रा, उनका सीधे रुख करते डिफेंस एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ कनेक्ट है। बहुत स्वागत आपका विराट जी। और प्रश्न यही कि अगर अपाचे को दहलाया गया, उसके बाद जो अमेरिका ने रुख रखा, डील का वक्त खत्म हो गया, ये कहा कि आपने समय गंवा दिया, जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी वो आपके हाथ से फिसल चुकी है, अब सिर्फ और सिर्फ महाविनाश। एक्चुअली यही कंडीशन है क्या? देखिए मैम, सही कहा आपने कि अपाचे की आपने बात करी। अपाचे एक बहुत ही एडवांस्ड हेलीकॉप्टर है और उसे गिरा पाना इतना आसान नहीं है। ये समझिए कि ये हाई थ्रेट एनवायरनमेंट्स जितने भी हैं जहाँ पे युद्ध की स्थिति होती है, उनमें ये बहुत क्षमतावान हेलीकॉप्टर्स हैं और ऑपरेट करते रहे। ये एक पेट्रोल मिशन पे था और उसके बावजूद ईरान ने गिरा दिया, जबकि उसकी क्षमताएं बहुत क्षीण हो चुकी हैं, कमजोर हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है कुछ हद तक अभी भी बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात सही कही कि उनकी एयरफोर्स, ईरान की एयरफोर्स और जो नेवी है वो डिस्ट्रॉय हो गई है। बहुत हद तक उसको उसकी जो क्षमता है उसको खत्म किया जा चुका है। पर देखने वाली बात अब ये होगी कि क्या अमेरिका जो ईरान के इंस्टॉलेशंस हैं, जो स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हैं, उनको तो डिस्ट्रॉय किया है, क्या एनर्जी इंस्टॉलेशंस यानी कि जितने भी इनके विद्युत के जो बड़े इंस्टॉलेशंस है उनको भी डिस्ट्रॉय करेगा, इनके जो तेल के जो बड़े गोदाम है उनको भी डिस्ट्रॉय करेगा। और अगर ऐसा होता है तो आप ये समझिए कि ईरान 10 से 15-20 साल पीछे तुरंत चला जाएगा। और अमेरिका के पास ये क्षमता है कि वो बॉम्बिंग करे और इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे आम नागरिकों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, वो कहीं अगर हताहत होते हैं तो बहुत दिक्कत में आ जाएगा ईरान। पर अब मैं जिस पूरे तरीके से इस 28 फरवरी से जारी जंग को देख पा रहा हूँ, उसमें अब ये कहीं ना कहीं ह्यूमन रेजिस्टेंस को देख पा रहा हूँ। ईरान के ह्यूमन रेजिस्टेंस को जो खड़ा हो गया है अमेरिका की सैन्य ताकत के खिलाफ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ईरान के पास मिलिट्री क्षमता तो कम होगी पर ह्यूमन रेजिस्टेंस जो है वो कहीं ज्यादा बड़ा निकल गया है। और अमेरिका ने इस फैक्टर को शायद पूरे इस मैट्रिक्स में कम फैक्टर किया था कि इतना उन्होंने नहीं सोचा था कि इतने लंबे समय तक ये युद्ध चल जाएगा। जी मैम। इसके साथ ही विराट जी ये भी समझाइएगा, क्योंकि अगर एक चर्चा की जाती है कि डील का वक्त खत्म हो गया है, मध्यस्थता के लिए काफ़ी हलचल भी नजर आई, पाकिस्तान सामने आया, अलग अलग गल्फ कंट्रीज सामने आई, इस्लामिक जो ब्रदरहुड है वो भी सवालों के घेरे में आया। लेकिन इस बीच अभी भी हम देख रहे हैं कि इतने दिन गुजर जाने के बाद, इतने महीने गुजर जाने के बाद महाविनाश का वो अलार्म कहीं से कमजोर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सीज फायर भी हुआ, शांति वार्ता को लेकर बात भी हुई, लेकिन इसके बावजूद भी देखिए बात ठीक कह रहे हैं आप, और हमला जो हुआ है वो बहुत जबरदस्त हुआ है और अब जो स्थिति है वो एस्केलेशन और बढ़ता ही जा रहा है। इसका जो स्थिति है पूरे युद्ध की वो बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है। और आपने ठीक बात कही कि मध्यस्थता वाली जो पाकिस्तान की ने जो शुरुआत की थी वो कहीं ना कहीं फेल होती दिख रही है। ट्रंप भी कहीं ना कहीं देखिए मैडम बौखलाए हुए हैं। उनको ये समझ में आ रहा है कि नवंबर में इलेक्शंस है, मिड टर्म इलेक्शंस है यूएस में, और उसके पहले ये जिस जिस पोल जो ये इलेक्शन हुआ था जब ट्रंप खुद राष्ट्रपति बने थे दोबारा, तो इन्होंने कहा था कि हम किसी भी
और युद्ध में अमेरिका को लेके नहीं जाएंगे, युद्ध से हम बाहर हटेंगे, बाहर आएंगे। पर हुआ उसके ठीक उल्टा। और अब वापस ऐसी स्थिति हो गई है कि ईरान वाले इस युद्ध से, मिडिल ईस्ट के इस युद्ध से अमेरिका बाहर नहीं आ पा रहा है। कहीं ना कहीं ये ओवरऑल फंस गया है। मध्यस्थता तो अब देखिए बाहर जा चुकी है। अब ये क्वेश्चन आज की डेट में मध्यस्थता का नहीं है, जबकि रूस और चीन फिर भी कोशिश करेंगे पर्दे के पीछे से। पर कहीं ना कहीं ट्रंप की बौखलाहट इसको एस्केलेट करेगी। इस पूरे जो अभी घटनाक्रम चल रहा है ये मैं देख पा रहा हूँ। और ट्रंप ने लगातार कल और परसों ये जो 2 दिन से हमले लगातार 2 रातों में किए हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट भी दिखाता है और साथ में ये भी दिखाता है कि ये एक एक डेफिनेटिव मोमेंट की तरफ या एक समाधान की तरफ बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है युद्ध। ये कहीं ना कहीं अब और एस्केलेशन की तरफ बढ़ता दिख रहा है। और ईरान भी लगातार, आपने देखा होगा, जॉर्डन के एयरबेसेस पे हमला किया है, कुवैत में हमला किया है, कई जगह उन्होंने हमला किया है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में दिखाता है कि दिक्कतें बढ़ रही हैं मिडिल ईस्ट के लिए और साथ में दुनिया के लिए भी। आप देखिए भारत में भी अभी हमारे यहाँ एलपीजी सिलेंडर वापस से दोबारा फिर महंगा कर दिया गया है, 29 रुपए। कई जगह आपने देखा होगा रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। आम लोगों को दिक्कतें, तकलीफें बढ़ गई हैं। और खास तौर से अब सब्जियों के दाम बढ़ना शुरू होंगे, जैसे जैसे तेल और महंगा होगा तो हमारे लिए भी दिक्कत है। ये युद्ध रुकना चाहिए, बट अभी ये रुकता थमता दिख नहीं रहा है। जी, इसके साथ ही विराट जी हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। दामोदर जी भी कनेक्ट हैं, उनसे प्रश्न करना चाहूँगी। दामोदर जी, ये पूरी जो स्थिति है इस पर आपका टेक क्या है, आपका एनालिसिस क्या कहता है? या एक चौधरी जो कहा जा रहा है कथित तौर पर अभी पूरी वर्ल्ड डिप्लोमेसी में, अगर कोट अनकोट कहें, चौधरी शब्द वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए पूरी तरीके से फिट बैठता है। बड़े बड़े जो पंडित है डिप्लोमेटिक टर्म्स के, वो उन्हें मान रहे हैं कि जिस तरीके की ग्लोबल पुलिसिंग वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो प्रश्न डोनाल्ड ट्रंप का ही है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान दादागिरी कर रहा है। ये कैसी रणनीति है? दामोदर जी। यस मैम, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था उसके बाद से आईआरजीसी की जो लीडरशिप है उसमें सामने समझ में आया था कि आईआरजीसी की लीडरशिप है और ईरान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके बीच में डिफरेंसेस हैं। अभी सब कुछ समझौते की टेबल पर जब चल रहा था, सारी बातचीत चल रही थी, ऐसे समय में अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराना ईरान की तरफ से कहीं ना कहीं सुसाइडल हो गया अब उनके लिए। क्योंकि मुझे लगता है कि आईआरजीसी नहीं चाहती कि युद्ध खत्म हो और ये समझौते की राह बने, जो समझौते की संभावनाएं बन रही उन सबको, क्योंकि आईआरजीसी इस लड़ाई में अगर ईरान में सबसे ज्यादा किसी एक स्टेक होल्डर को फायदा हुआ है तो वो आईआरजीसी है। तो मुझे लगता है कि इस आग को कंटिन्यू लगा के रखने में और इसको आगे बढ़ाने में आईआरजीसी ने यहाँ पर ये खेल खेला है, जिसकी वजह से ईरान अब दोबारा फिर से युद्ध की उसमें आया। और निश्चित तौर से जब अपाचे जैसा एक हेलीकॉप्टर आप गिराएंगे तो अमेरिका अपना बदला तो लेगा ही लेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि ये मोरल, ये एक युद्ध की रणनीति होती है। आपके सोल्जर्स का मोरल, आपकी फौज का मोरल अप रहे, आप बदला तो लेंगे लेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। और इस बार अमेरिका ने जो हमले किए उनकी वाटर सप्लाई लाइन पे, जो उनके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उन सबको सिविलियन के, तो सिविलियन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको निशाना बनाया गया है। तो निश्चित तौर से अमेरिका इस बार और लीथल तरीके से अटैक कर रहा है ईरान पे। और अब देखना है कि ये डेवलपमेंट कहाँ तक नहीं, जाता पर है। गलत ईरान क्या ने है भी जो इसमें? स्ट्राइक गलत करी क्या है है अगर आप कह रहे हैं कि ईरान, आईआरजीसी नहीं चाहता कि ये जंग अब रुके, शुरू हो चुकी है, अब इसे अंत तक लेके जाएं, पर इसमें गलत कहाँ है? एक ऐसी लड़ाई जो बिना किसी वजह के, जो इतिहास में दर्ज थे, जो सॉफ्ट तौर पर एक लड़ाई चल रही थी, जारी थी, उसे आक्रामक रूप दिया गया, एकाएक हमला किया गया। तो क्यों ना आईआरजीसी से आगे बढ़ा? एक बड़ी खबर, उसके बाद इस पर आपकी एक प्रतिक्रिया चाहूंगी। ईरान के करज में बड़ा एयर स्ट्राइक हुआ है और अमेरिका ने ताबड़तोड़ बमबारी किया करज में, इसको लेकर जानकारी मिल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बैक टू बैक हमले किए गए ईरान के करज शहर पर। इस दफा निशाना साधा गया है, निशाना बनाया गया। ईरानी सैन्य ठिकानों पर भारी बमबारी की गई है, भारी तबाही लाई गई है। अमेरिका ने कई जगहों को निशाना बनाया है। अब दामोदर जी, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जिसमें क्यों ना आईआरजीसी से अब सांख का सवाल माने, क्यों ना इसे और एस्केलेट करे? एस्केलेट आपको करने का हक है, बिल्कुल करिए आप, लेकिन ये तब करिए जब दोनों तरफ से संभावना, युद्ध जैसी चीज फिर से शुरू होती है, युद्ध की घोषणा हो जाती है।
अभी तो आप समझौते की टेबल पे थे, थोड़ा सब्र कर लेते, शायद अमेरिका की तरफ से या आपकी तरफ से कोई समझौता निकल के आ जाता, युद्ध खत्म हो जाता। लेकिन दोनों तरफ से मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका इसमें कोई धैर्य बरत रहा है या अमेरिका की तरफ से कोई बहुत बहुत ज्यादा इसमें समझदारी दिखाई जा रही है। अमेरिका भी आक्रामक तौर से होमरूज में पेट्रोल करोगे आप F-16 या अपने अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ, तो कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा। दोनों तरफ से ही अगर ये कहें कि समझौता कोई भी नहीं करना चाहता, अमेरिका भी चाहता है कि इस युद्ध का एक निर्णायक रिजल्ट हो जहां पे हम जाके अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करें, क्योंकि अभी तक पता है अमेरिका इस हालत में नहीं कि विक्ट्री डिक्लेयर करे, और कंटिन्यू उनके लॉसेस होते जा रहे हैं, मेजर लॉसेस हैं। वियतनाम और इसके बाद इराक की लड़ाई के बाद इतने कम समय में अमेरिका की एयर असेट्स जितनी डिस्ट्रॉय हुई हैं वो इससे पहले कभी नहीं हुई, इतने कम समय में। मैं एक बार फिर से शब्द प्रयोग करूंगा। तो अमेरिका के लिए भी कहीं ना कहीं इसमें जीत और हार जैसी कोई स्थिति बनती नजर नहीं आ रही। और यूं कहें कि अगर देखा जाए आंकड़ों के हिसाब से तो अमेरिका कहीं ना कहीं ज्यादा लॉस में दूसरे युद्ध जितने उसने किए इस बार। तो ये तो सारी परिस्थितियां, और डोनाल्ड ट्रंप को अभी पता है कि रिपब्लिकन को ये मिड टर्म इलेक्शन फेस करना है नवंबर में, तो अगर ऐसा निर्णय नहीं निकलता तो निश्चित तौर से अमेरिका की जनता इनको नकार देगी। और वैसे भी अभी इनके बारे में रुझान सही नहीं है, वहाँ पे इंटरनल जो भी सर्वे चल रहे हैं, इनके पास जो रिपोर्ट्स हैं या जो भी मीडिया में बातें आ रही हैं, उनके हिसाब से ट्रंप के लिए इस बार अपना फेस सेविंग करना या अपनी सीट बचा के रखना, 4 सालों का टेन्योर पूरा करना बहुत मुश्किल है। इस लड़ाई से कई सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के भी हित जुड़े हुए हैं। भी मेरा इसी पर देवनाथ सर, दोनों ही जंग को आगे ले जाना चाहते हैं दबी आवाज में, एक तरफ शांति का ढोंग भी कर रहे हैं। ये चाहते क्या है? ये कौन सा कूटनीतिक मूव है कि एक तरफ टेबल सजाइए और दूसरी तरफ हमले जारी रखिए? रितु जी, ये समझना पड़ेगा कि ईरान का जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव है बहुत क्लियर है। ईरान को मालूम है कि उनके पास हथियार नहीं हैं, जो बचे कुचे हथियार हैं उनसे वो कुछ दिन और युद्ध लड़ सकते हैं। तो इस जंग को लंबा खींचने में ईरान को कोई फायदा नहीं है। भले ही पब्लिक कंजम्पशन के लिए, अपने देशवासियों को समझाने के लिए वो कुछ भी एग्रेसिव बयान देते रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी पश्चिमी मीडिया जो है ऐसा प्रचार कर रही है अमेरिका की शह पे कि ईरान ने अमेरिकन अपाची हेलीकॉप्टर को गिराकर इस युद्ध की विभीषिका को बढ़ा दिया है। देखिए, ये हेलीकॉप्टर पर्शियन गल्फ के ऊपर उड़ रहा था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास उड़ रहा था रात के 2 बजे, और ये सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन कहते हैं इन्हें। अपाची अटैक हेलीकॉप्टर हमारे पास भी है। सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन क्या होता है कि जब आपको कुछ शक होता है, अमेरिकन कमांडर को शक होता है कि वहां पर ईरान की स्पीड बोट्स जो हैं वो समुद्र के ऊपर चल रही हैं, तो फिर सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन के लिए अपाची अटैक हेलीकॉप्टर को लॉन्च किया जाता है। वो रात के अंधेरे में अपने इंफ्रारेड डिवाइस से देखता रहता है, और अगर इंफ्रारेड डिवाइस से उनको कोई ईरानियन स्पीड बोट नजर आती है तो उन पर हमला करके उनको डिस्ट्रॉय करता है। अब ईरान हमेशा क्या करता है कि एक बार में 4, 8 या 12 इस तरह से अपने स्पीड बोट को भेजता है, एक अकेले स्पीड बोट को कभी नहीं भेजता है। तो जब ये सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन पे थे रात के 2 बजे, तो जाहिर बात है कि इन्होंने जब एक स्पीड बोट को देखा होगा, अपाची के क्रू की बात कर रहा हूं, अपने इंफ्रारेड डिवाइस पर, तो अपाची में हेलफायर मिसाइल लगे होते हैं, लेजर गाइडेड, 4 किलोमीटर की दूरी से फायर कर सकते हैं। और इसी तरह से अपाची में 30 मिलीमीटर की एक कैनन, एक हैवी मशीन गन लगी होती है 30 मिलीमीटर की, जो कि बहुत ही हैवी प्रचंड फायर करती है। लेकिन उसको फायर करने के लिए उसको स्पीड बोट के 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर पास आना पड़ता है। तो जब ये हेलीकॉप्टर इस तरह की हरकतें, होस्टाइल एक्टिविटीज कर रहा था, तो जाहिर बात है ईरान का जो नहीं, पर इस बीच में उस सनक को लेकर उस क्रेजीनेस को भी क्वेश्चन किया जा रहा है ना, जो डोनाल्ड ट्रम्प ने दिखाई है बयानों में, उनके एक्शंस में, और वही तो पूरी लाइट रेडी कर रहा है इस पूरी स्टोरी में, इस पूरी जंग में। हमारे साथ कर्नल देवानंद सर भी जुड़ गए हैं। आनंद सर, मुझे ज़रा इतना समझाइएगा कि ये जो एक जिद है इस सनक की, आप एक जो तस्वीर देख रहे हैं, ये कहाँ ले जा रही है दुनिया को? क्या हम देखें और समझें कि आगे आने वाले समय में, भविष्य में, विश्व युद्ध जो 3, जिसके सायरन की, जिसके अलार्मिंग कंडीशन की बात हो रही है, वो ऑन कार्ड्स है, ऑन पेजेस है? नमस्कार, थैंक यू रितु जी। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, कहीं विश्व युद्ध होने वाला नहीं है। जो मैं समझ पा रहा हूँ, विश्व युद्ध यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था आज से कई वर्षों पहले,
क्योंकि बात बहुत स्पष्ट है, अमेरिका सुपर पावर है, रूस और चीन और जितनी भी ताकत है सब खंडित है। अब आता हूं दूसरे सवाल पे सनक का। जहां तक देखिए सनक है, ये नजरिए की बात है। बहुत सारे लोग सनक ट्रंप की कहते हैं, पर मैं सनक कहता हूं आईआरजीसी की, क्योंकि आईआरजीसी वो जमावड़ा है आतंकियों का, जो चाहता है दुनिया में अंतरराष्ट्रीय समुद्र के कानून की धज्जियां उड़ा दी जाए, जो चाहता है कि प्रॉक्सी के माध्यम से दुनिया की शांति को खत्म किया जाए, जो चाहता है कि एक धर्म के आधार पर, एक ब्रदरहुड के नाम पर दूसरे धर्म आस्था को मानने वाले लोगों को प्रताड़ित किया जाए। ये दोनों की अपनी अपनी जगह सनक है। मैं क्यों कह रहा हूं ट्रंप की सनक, आप सब लोग डिस्कस कर रहे हैं। आईआरजीसी ने बताइए, आप हॉर्मुज को वेपनाइज किया क्यों? भाई उसके पिताजी की प्रॉपर्टी है क्या? आईआरजीसी ने तीन प्रॉक्सीज बना रखे हैं और कई गुट बना रखे प्रॉक्सीज के, जो दूसरे दुनिया की शांति को भंग कर रहा है। और तो और आईआरजीसी का असर भारत में भी पहलगाम हमले के पहले देखा गया, और आज भी जो हिजबुल्ला, हमास तो छोड़ दीजिए, हिजबुल्ला के लोग भी पीओके में आए, बता रहे हैं जो प्रेजेंट वहां गतिरोध चल रहा है, जिस प्रकार से वहां लोगों का लग रहा है। तो ये जो सनक है ये दोनों तरफ से है। अब ये देखना होगा, जैसे अभी हमारे साथी बता रहे थे कि आईआरजीसी अर्थात ईरान के पास अब कोई ज्यादा लंबी लड़ाई के लिए संसाधन नहीं है, पर वो चाहेगा जितनी लंबी चले। क्यों चाहेगा? आतंकवादी का युद्ध जो होता है, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में श्रीलंका देख लो, भारत देख लो, कश्मीर देख लो, मैंने इस तरह की युद्ध देखे। अफगानिस्तान का देख लीजिए, अगर हम उसको स्टडी करें, ये वर्षों लड़ सकते हैं और इनके पास एक मानसिकता, विचारधारा के अंतर्गत काम करते हैं। तो आईआरजीसी, जब तक आईआरजीसी के लीडरशिप जो बचा हुआ है, पहला एलिमिनेट कर दिया था 28 फरवरी को, दूसरा तीसरा कोई जो बचा हुआ इसको एलिमिनेट अमेरिका करेगा तभी बंद होगा। और सनक आप सही करें दोनों की है, ना ट्रंप मानने को तैयार है, ना आईआरजीसी मानने को तैयार है कि दुनिया में शांति नहीं तो फिर और तो ऐसा दूसरे देशों को होगा भी जीने का आनंद अधिकार सर, है। फिर तो यूं कहना सही रहेगा कि अगर इस पूरी स्थिति में महाविनाश के लिए जिम्मेदार फिर दोनों ही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए स्थिति क्रिएट किसने की? आईआरजीसी पहले दोषी है। इनको हॉर्मुज को वेपनाइज करने का क्या मतलब है? और अभी वो जो मंडेल को भी इन्होंने कर दिया वेपनाइज। और दूसरी बात है, अमेरिका को काउंटर करना पड़ा। अमेरिका ने, मैं मानता हूं, ट्राई की है डिप्लोमेटिकली, सारे तंत्र मंत्र प्रेशर लगाए हैं, पर अब आईआरजीसी मानने को तैयार नहीं है। हाँ, हो सकता है जो इनके हेलीकॉप्टर पे जो फायर किया वो एक कारण बन सकता है इनके विध्वंस का, पर पूर्णतः आखिर में इनको टेबल पे आना पड़ेगा, क्योंकि ईरान की जनता भी तंग है, पूरी दुनिया के नागरिक तंग हैं, तेल के भाव बढ़ चुके हैं। सी देखिए दोनों, अब ट्रंप करे क्या? ट्रंप डेमोक्रेटली इलेक्टेड बंदा है, वो कोई ऐसे तो है नहीं कि अपनी मर्जी से कल किसी को उठा के मार दे। तो ये थोड़ा सा वो डिप्लोमेटिक एफर्ट चल रहा है, पर इसका अंत मिलिटरीली होगा। आखिर में बात के लिए आना पड़ेगा, और देखते हैं कैसे ऊंट करवट लेता है, तो समय ही बताएगा। रितु जी, आप ये कह रहे हैं कि समय बताएगा, लेकिन क्या इसमें जो बीस्ट कैटेगरी है उसमें अमेरिका है, आईआरजीसी है, यूके देवनाथ सर, बड़े मेरे पास समय कम है, इसमें जरा आप मुझे बताइएगा बीस्ट आप मान किसको रहे हैं? देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के पास युद्ध लड़ने की क्षमता बहुत सीमित है। ईरान नहीं चाहेगा कि ये युद्ध लंबा चले, लेकिन जैसा भी किसी भी युद्ध में होता है, जब देश की इज्जत का सवाल उठता है, ईरानियंस की भी एक नेशनल प्राइड है, वो फिर लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक, और उनको मालूम है अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड तो आप कह रहे हैं कि आपके अकॉर्डिंग अमेरिका बीस्ट है? इसमें कोई शक नहीं है। देखिए दुनिया कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा जल्दी से, 20 सेकंड है। 20 मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ रिति जी, वो ये है कि देखिए ईरान आईआरजीसी नहीं है, ये धार्मिक संगठन है। इन्होंने क्रांति के माध्यम से ईरान पर कब्जा किया हुआ है, इनके अधिकारों का हनन करते हैं। अगर वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है या कोई तरीके से इलेक्टेड है, तो कोई भी मुझे यहाँ अपने विद्वान बैठे बता सकते हैं। तो कृपया ईरान और आईआरजीसी को एक नहीं माने। ईरान की गवर्नमेंट की कुछ नहीं चलती है, अलग-अलग है, दोनों अलग-अलग हैं, दोनों की तस्वीर अलग है। अब इसमें विलन कैटेगरी में अगर एनालिसिस किया जाए, कौन सा कंट्री है, कौन आगे विक्टिम प्ले कर रहा है, कैसे आगे आने वाले समय में महाविनाश की जो पटकथा है वो लिखी जाती है, क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप सभी कनेक्ट हुए, जुड़े, कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।